हेलो दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रस्तावना तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग एक नई अध्याय प्रस्तावना पर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्या है प्रस्तावना। प्रियम्बल। ये प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा परिचय। यानी हम कोई भी चीज़ का जब परिचय देते हैं, यानी जैसे किसी भी स्थान का परिचय हो गया या कोई वस्तु का परिचय हो गया, उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि संविधान का परिचय क्या है, संविधान क्या कहता है शुरुआत में, तो वो क्या करना चाहता है, ये उद्देश्य है, तो ये प्रस्तावना में झलकता है। और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि आज लगभग 77 वर्ष हमारा गणतंत्र का जो है, ये संविधान लागू होने का जो सफ़र जो है 77 वर्ष हो चुका है। और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रस्तावना की जो बातें थी वो सही मायने में लागू हुआ या अभी भी हमारा संविधान अधूरा है, कुछ कमी है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रस्तावना। ये यूएसए द्वारा जो है सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। यानी प्रस्तावना को विचार जो है, प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि क्वेश्चन दोबारा एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना का भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, इसमें जो है संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। अर्थात आप जो कहते हैं कि क्रीम जिसको कह सकते हैं आप, निचोड़ कह सकते हैं, वो है प्रस्तावना। N.A. पालकीवाला, ये राजनीतिज्ञ है। N.A. पालकीवाला, ये प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित नेहरू द्वारा, और ये कहता है कि सर्वप्रथम लागू कब किया गया था प्रस्तावना को संविधान में, तो ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। और यही जो है आपका प्रस्तावना, आगे चल के इसी को प्रस्तावना का रूप दिया गया। उसके बाद है प्रस्तावना को अमेरिका से ली गई है, और लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द उसमें जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें शामिल किया गया। तो ये है। उसके बाद भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा है। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण से सामंजस्य रखना होता है। ये सब जो है प्रस्तावना में दिखाया गया। आइए प्रस्तावना को थोड़ा दोहराया जाए, थोड़ा गुनगुनाया जाए, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मर्पित अधिनियमित करते हैं। जय हिंद। तो इस प्रकार से संविधान का जो है प्रस्तावना को जो है पढ़ा जाता है। और देखा जाए तो प्रस्तावना में अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों प्रस्तावना को लागू किया गया, इसकी क्या मुख्य बातें थे। तो प्रस्तावना की मुख्य बातें में देखा जाए तो इसमें संविधान के प्राधिकार का स्रोत है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत यानी ये स्रोत बताता है कि आखिर संविधान पर जो है अधिकार किसका है, यानी संविधान पर जो है किसका अधिकार है, संविधान के पे जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है। उसके बाद संविधान का स्वरूप बताता है और संविधान का उद्देश्य बताता है कि क्यों आखिर लागू किया गया संविधान, इसका क्या उद्देश्य है। तो स्रोत देखा जाए तो स्रोत ये जो है संविधान का जो है ताकत जो है वो है हम भारतीय, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, ये संविधान की ताकत है। जनता है तो संविधान है। दूसरा है संविधान का स्वरूप क्या है? स्वरूप तो संपूर्ण प्रभुत्व, गणराज्य, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष। इन सब को जो आगे एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? संविधान जो लागू किया गया आखिर क्यों? तो इसका उद्देश्य है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय दिया गया है इसमें, और 5 प्रकार का स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता। ये सब जो है उद्देश्य है भारतीय संविधान के। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या है इसके बारे में। तो प्रस्तावना के तत्व में देखें, संविधान घोषित करता है कि भारत के लोग ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। यानी हर चीज़ का जो है सार क्या है इसमें? तो संविधान भारत की जनता है, यानी भारत की जनता ही संविधान को बनाया है और वही इसका ताकत है, ये घोषित करता है। यह लोगों के उन आदर्शों और आकांक्षाओं को जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी उद्घोषणा करता है। आइए हम भारत के लोग से भारत के लोग द्वारा ही इन संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को आपित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। यह है। उसके बाद संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? देखिए, सोवरेन का अर्थ होता है, इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, अर्थात हम संप्रभु हैं। हम अब किसी के पर निर्भर नहीं, ना ही कोई सुपर पावर है, तथा वो अपनी किसी भी आंतरिक व बाह्य नीति के निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि व मित्रता करने के लिए पूर्णतः आज़ाद है। हमारा भारत यानी किसी भी देश के, चाहे पूरे विश्व का, चाहे जो भी सुपर पावर हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, या कोई भी सुपर पावर हो, ये जो है हम भारत को बाध्य नहीं कर सकता है कि कोई भी संधि कर लो या संधि से मुकर जाओ। इस प्रकार से यानी भारत अपना जो है डिसीजन, अपना जो है फैसला लेने में जो है संप्रभु है। अब खुद जो है फैसला लेने के लिए योग्य है, कोई किसी पर मतलब इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यह है संप्रभुता। उसके बाद है समाजवादी। समाजवाद से अर्थ ये तो समाजवाद, कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो जो है वो है वर्ग संघर्ष समाजवाद। अर्थात उसमें दिखाया गया है कि एक अमीर वर्ग रहता है और एक गरीब वर्ग, और दोनों में संघर्ष चलते रहता है हमेशा। तो वो वर्ग संघर्ष समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। लेकिन हमारे यहाँ जो समाजवादी व्यवस्था जो लागू किया गया है प्रस्तावना में, इसमें जो है खास करके गांधीवादी समाजवाद और जवाहरलाल नेहरू की जो सपना थी समाजवादी व्यवस्था बनाने का भारत को, उसको लागू किया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार जो है, सरकार का दायित्व होता है कि जो भी संसाधन हो उसको थोड़ा समान वितरण करने की जो है कोशिश करेगा। लेकिन इसमें जो है किसी यानी जो पूंजीपति है उसको भी जो है आज़ादी मिलता है इसमें। यह है हमारे यहाँ का समाजवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद, यही है मिश्रित। आगे है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष देखा जाए क्या है, तो पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य धर्म और राजनीतिक अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अर्थात अगर सरकार किसी एक धर्म को लेकर चलता है तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, चाहे जो भी धर्म को, चाहे जिस धर्म को मानने वाले व्यक्ति हो सरकार, और उस धर्म को बढ़ावा देता है तो वो संविधान का उल्लंघन करता है, वो न्यायालय में खड़ा है, वो कटघरे में खड़ा है। इस प्रकार से हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्म को समान भाव से देखेगा, यह है पंथ निरपेक्ष। उसके बाद भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जैसे 25 से 28। ये इसको हम लोग
मूल अधिकार वाले चैप्टर में जो है देखेंगे 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है 3 गो बात जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद है लोकतांत्रिक। देखा जाए लोकतांत्रिक, इसको हम लोग बहुत दिन से चर्चा करते आते हैं। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेटिक, केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। यही है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता जो अपना शासन बनाए, जनता जो अपना शासक बनाए उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत कैसा है? भारत डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। भारत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, यानी MP + MLA सीधे जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, यानी अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनता है भारत के जनता। सत्ता का विकेंद्रीकरण अत्यंत निचले स्तर पर किया गया है, पंचायती राज + नगर पालिका, ये सब जो है ये लोकतंत्र व्यवस्था में हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन दे रहा है कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में लागू किया गया। उसके बाद है गणराज्य। आइए, क्या है गणराज्य? गणराज्य से तात्पर्य है कि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान, इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एवं निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, इसको कहते हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ हो, सीधा समझिए कि भारत का कोई भी शासक वंशानुगत नहीं होगा अब, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है, ये होता है गणराज्य, यानी व्यक्ति का राज है गण। न्याय, देखिए न्याय क्या है? न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय जो है शामिल किया गया। और ये जो है ये 3 प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो लाया गया है, ये रूसी क्रांति से लाया गया। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है, वहीं से लाया गया। अब कहता है किसी वर्ग के विशेषाधिकारों को उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है सामाजिक तौर पर, यानी समाज में जो है भेदभाव नहीं किया जाए। उसके बाद आर्थिक तौर पर, अगर सरकार कोई संसाधन बांट रहा है तो किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दिया जाए, आर्थिक न्याय हो गया। उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य व्यवस्था में जो है सभी को समान अवसर मिले, या कोई भी सरकारी दफ्तर में, राज्य व्यवस्था वाले दफ्तर में सभी को जो है आने जाने की अनुमति हो, ये हो गया राजनीतिक न्याय। इस प्रकार के 3 प्रकार की न्याय प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है। स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं? स्वतंत्रता हर एक को पसंद है, हर जीव को पसंद है। ये स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर बंधन से मुक्त। तो ये कहता है कि जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करता हो, यानी स्वतंत्र हो व्यक्ति अपना जो है शिक्षा ग्रहण करने में स्वतंत्र हो, मानसिक जो है उसका स्वतंत्र, मानसिक रूप से सोचने में स्वतंत्र हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, यानी उसका जो है जीवन जीने का शैली जो है वो उसमें वो स्वतंत्र हो, ये हो गया स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में आज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना तक जो है 77 वर्षों में प्रस्तावना के बारे में जो है प्रस्तावना वाला जो है जितना भी शब्द है वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम देख सकते हैं कि कितना व्यक्ति जो है बौद्धिक रूप से जो है स्वतंत्र है, मानसिक रूप से स्वतंत्र है और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र है। ठीक, मूल अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया तथा अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया इस प्रकार से। उसके बाद है वो लास्ट समता। क्या है समता? बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध, यही है समता। समता मतलब समान करने का जो है प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, और भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है प्रतिष्ठा व अवसर, प्रतिष्ठा मतलब किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समान जो है दर्जा दिया जाएगा, यानी सभी को प्रतिष्ठा, किसी को नीच नहीं समझा जाएगा, ये प्रतिष्ठा हो गया। अवसर का मतलब होता है कि सरकार का या किसी भी देश के अंदर कोई भी काम चल रहा है वो, या कोई भी नौकरी हो गया, या कोई भी जो है
नियुक्ति हो गया, वो सब में जो है व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। ये हो गया समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसी संदर्भ भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान इसमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी विभेद को अवैधानिक घोषित करता है। अनुच्छेद 14 से 18 समता और समानता का अधिकार 14 से 18 पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में। उसके बाद आता है बंधुत्व। देखिए बंधुत्व क्या है? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। यानी कहा जाता है कि प्रस्तावना आपसे कह रहा है कि ये पूरा भारत जो है एक परिवार है और भारत के जितने भी व्यक्ति हैं सब जो है आपस में भाई भाई हैं। यानी अर्थात प्रस्तावना आपसे कह रहा है कि बंधुत्व का अर्थ सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव हो, जागृत हो, समान सर्वमान्य भाईचारे का विकास हो। अनुच्छेद 51 का क, यानी ये इसको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुच्छेद 51 को जो है मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है और वहाँ भी कह रहा है कि आपस में भाईचारे बनाया जाए। उसके बाद प्रस्तावना में लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये क्या है? तो विविधता के कारण भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल अभी भी चुनौती है, पहले भी चुनौती थी। पहले भी जो है लोगों के बीच जो है आपस में, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कई धर्म, कई जाति, कई नस्ल के व्यक्ति जो है यहाँ निवास करते हैं और इनके बीच जो है कुछ न कुछ जो है टकराव होते रहता है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये प्रस्तावना आपसे कह रहा है कि हम ही को करना है, हम जनता को जो है इसके लिए जागरूक रहना है, सजग रहना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बना रहे। और परिणाम स्वरूप मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे और इसको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता किस प्रकार से बना रहे। अगला है व्यक्ति की गरिमा। देखिए क्या है? तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। तो व्यक्ति की गरिमा प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द को सार्थक करने के लिए मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 को व्यापक प्रदान किया गया है। यानी अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, यानी व्यक्ति की गरिमा का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपना इज्जत अपना जो है स्वयं करने के लिए जो है अधिकार उसके पास है। यानी उसको कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपमानित नहीं कर सकता है, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। इसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद आइए, तो ये सब प्रस्तावना की जो है भाषा था। इसको एक बार जो है आप लिख कर जो है थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, सबको अलग अलग। यानी जैसे समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद 3 प्रकार का जो है न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस सब को जो है आप लिख कर थोड़ा याद करिए तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, तो आगे है कि अब बाद पढ़ेंगे थोड़ा कि कौन कौन बाद आया आखिर। हाँ, तो इसमें जो है एगो आया था भारत संघ प्लस मदन गोपाल जो है, ये आपको 1957 ईस्वी में आया था प्रस्तावना के लिए, मदन गोपाल। तो उसमें जो है प्रस्तावना को भारत का अंग नहीं माना था। ठीक, उसके बाद आया बेरूबारी संघ 1960 ईस्वी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया था कि जहाँ पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी समझ में ना आए, तो वहाँ पर आप प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ये 60 में बोला गया था। उसके बाद बीच में फिर आ गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले। सज्जन 64 में न्यायमूर्ति मधुलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान अंग न होने के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। ये था सज्जन सिंह मामला। ये 1967, ये 1964 में आया था। अब उसके बाद 1967 में आया गोलकनाथ मामले में सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अब थोड़ा बात जो है खुल रहा था एक तरीका से, यानी प्रस्तावना की महत्ता बढ़ रही थी। 1967 ईस्वी में गोलकनाथ मामले में ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है।
अब जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ये गोलकनामा बनाम 67 में भी ये बात कहा गया था। अंततः जो है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ आता है और इसमें जो है कहा जाता है कि क्या अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। अर्थात कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये भी संविधान का अंग है। इसमें अब लेकिन कहा गया कि अंग है और SR बॉम्बेवाद 1993 ईस्वी में जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यानी अब उसके बाद 73 के बाद जो है सब जो है माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 93 बॉम्बेवाद प्रस्तावना मूल अधिकार तथा निधि निषेधक तत्वों के मध्य पारस्परिक संबंध दर्शाता है। तो इस प्रकार से केशवानंद भारती बाद में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा गया कि इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है बेसिक जो कहते हैं कि बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर जो है आधारभूत जो है स्ट्रक्चर बनावट को जो है आप नहीं बदल सकते, उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इतना ही। जय हिंद।